हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार एसटीटी 2019-20 जो कि री एग्जाम हुआ था और ऑनलाइन हुआ था। इसके बारे में एक नोटिस जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के माध्यम से जारी की गई है कि इसमें जो मार्क्स हैं उनमें जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका जो बेसिक रूल यही होता है कि एक मानक अंक तय करके एवरेज औसत के आधार पर जो है या तो अभ्यर्थियों के नंबर जो है बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे। वास्तविकता ये होती है कि ज्यादातर नंबर जो है बढ़ाए जाते हैं। तो पहली चीज तो ये होगा कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है और इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने के बाद जो न्यूनतम कट ऑफ तय किया गया है, यानी कि न्यूनतम परसेंटेज जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो तय हैं, जैसे 75 जो है जनरल कैटेगरी के लिए है और 67 पॉइंट कुछ जो है अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी कि एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है और दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं। ठीक है, तो उनमें भी कोई असर पड़ेगा? क्या जो आपकी क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं क्या वो घटेंगे या बढ़ेंगे या उन पे भी कुछ असर पड़ेगा? तो इसमें तो कुछ स्पष्टीकरण ऐसा अभी तक दिया नहीं गया है कि न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उस पर जो है कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो आखिर ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस जो है यहाँ पर दी गई है कि एसटीटी 2019 का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे आएगा, तो वो क्यों दिया गया है? अगर जो है न्यूनतम कट ऑफ जो है सेम ही रखना है, यानी कि जो है आपका 50% जनरल के लिए और 45% जो है अदर कैटेगरी के लिए ही रखना है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन की जो है कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि न्यूनतम कट ऑफ के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में जो है आपके जो है नंबर जो है बढ़ाए जाएंगे और इनका एक औसत निकाला जाएगा, एक एवरेज मार्क्स लिया जाएगा, जिसके आधार पर जो है अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं वो घटेंगे या बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे ही, ज्यादातर बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। तो इस वीडियो में जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और दूसरी चीज हम आपको बता ही चुके हैं कि न्यूनतम जो कट ऑफ बताया गया है परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स, उसमें कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में अभी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से कोई सूचना जो है प्रेषित नहीं की गई है। तो आखिर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसका प्रभाव सिर्फ अंकों पर पड़ेगा या न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स पर पड़ेगा, ये भी हम जानने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो है सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा और उसके बाद बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। नोटिस में लिखा गया है कि एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें किसी भी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने के आलोक में उस विषय की परीक्षा एक से अधिक पालियों या तिथियों में ली जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि वैसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। होने के आलोक में ऐसे विषय का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी भी विशेष पाली के किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि ना हो। ठीक है, यानी कि कोई पेपर अगर कठिन आया है किसी पाली में तो उसका लाभ जो है दूसरे पाली के व्यक्ति को या अभ्यर्थी को ना मिल सके, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये यहाँ पे एक विचार रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 की ऑनलाइन पुनः परीक्षा में भी वैसे विषय जिनकी परीक्षा एक से अधिक पालियों में हुआ है, यानी कि सारे विषयों पे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस नहीं अपनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वैसे विषय जिनकी परीक्षा एक से अधिक पालियों या तिथियों में ली जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन जो आपको बता रही है, इस लाइन का मतलब यह है कि वैसे विषय जिनकी परीक्षा एक से अधिक पालियों में रखी गई है, ठीक है, वैसे विषयों की परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की जो है विधि अपनाकर परीक्षाफल तैयार करने का निर्णय परीक्षा आयोजित करने के पूर्व में ही लिया जा चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस पे आप गौर कर लीजिए। ठीक है, हम इसको जो है मार्क कर देते हैं, आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ पे आ जाइए, नीचे नीचे आपको यहाँ पे वैसे विषय, ठीक है, वैसे विषय जिनकी परीक्षा एक से अधिक पालियों में जो है या तिथियों में ली जा रही है, वैसे विषयों का परीक्षा पहले तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि जो है अपनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि सारे विषयों पर यह लागू नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही विषयों पर यह लागू होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है कि सारे विषयों पर यह लागू नहीं होगा, कुछ विषयों पर लागू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपनाकर ही परीक्षाफल तैयार करने का निर्णय परीक्षा आयोजित करने के पूर्व में ही लिया जा चुका है, जिससे कि किसी भी पाली या तिथि के अभ्यर्थियों को लाभ या हानि ना हो। ठीक है, आपने निर्णय परीक्षा आयोजित करने से पहले ही ले लिया था, लेकिन हम शिक्षा विभाग से और बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो निर्णय आपने जब परीक्षा आयोजित करने से पहले ही ले लिया था, तो आखिर इस डिक्लेरेशन को, इस नोटिस को आपने बाद में प्रकाशित क्यों किया? आपको इसको पहले प्रकाशित करना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यानी कि जब आप ये निर्णय पहले ले चुके थे, तो इस नोटिस को प्रकाशित करने का जो मकसद था वो क्या है? आपने इसको जो है बाद में प्रकाशित क्यों किया? ये जो नोटिस है आपका, इसको बाद में प्रकाशित जो है क्यों किया गया? हम यही जो है जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि परीक्षा आयोजित करने के पूर्व में निर्णय लिया जा चुका था, तो आप इस नोटिस को अगर पहले देते तो अभ्यर्थियों को ये चीज क्लियरिफिकेशन हो जाता कि जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जो तय किए गए हैं, 50% जनरल के लिए, 45% अदर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो तय हैं, क्या उनमें भी बदलाव होगा? उस समय ये प्रश्न जरूर उठता। लेकिन आपने परीक्षा कराने के बाद ये नोटिस जारी किया है, तो अब यहाँ पर संदेह वाली जो है स्थिति उत्पन्न हो रही है कि क्या जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए हैं उनमें भी कोई बदलाव होगा? और पहली चीज यह है कि अगर बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि वैसे विषय जिनकी परीक्षा एक से अधिक पालियों में हुई है, यानी कि सारे विषय पे चेंजेस नहीं होंगे नॉर्मलाइजेशन के। तो यहाँ एक लाइन में तो ये पता चल रहा है कि आपका न्यूनतम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे विषय के लिए आप सेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और पता चल रही है कि सारे विषय के कट ऑफ अलग अलग होंगे, ये तो नॉर्मल चीज है, सामान्य चीज है। लेकिन यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स वाली जो बात फंस रही है कि क्वालिफाइंग मार्क्स में भी क्या कोई अंतर पड़ेगा, तो इस पर भी सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं किया है। हो सकता है कोई निर्णय लेकर रखा हो, अभी तक प्रकाशित ना किया हो। जैसे ये जो है आपके सामने जो नोटिस दिख रहा है, ये जो है निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन प्रकाशित हुआ परीक्षा के बाद में। खैर, अब ये सब चीजें छोड़ देते हैं, ये आपको है कंफर्म हो गया होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो जो है कैसे होती है। ठीक है, दोस्तों नोटिस तो आपने देख ली और ये समझ लिया कि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो क्या फर्क पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में सामान्यतः तो अंक बढ़ते ही हैं, लेकिन उसका फायदा किस शिफ्ट के व्यक्ति को होगा ये जो है जानना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि रिजल्ट के बाद भी पता नहीं चलता है कि किस पाली के व्यक्ति को ज्यादा फायदा हुआ है, किसको कम हुआ है। अभी आपको एग्जाम्पल से हम जो है समझा देते हैं। ठीक है, आइए एक जो है रफली जो है वो डाल लेते हैं नजर। ठीक है, ये देखिए 9 पाली में जो है परीक्षा हुई थी और ये डेट्स दी हुई हैं, ये डेट्स वही हैं जो डिक्लेयर की गई थी सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये एक जो है नजर एक डाल लीजिए कि जो है 9 पालियों में परीक्षा हुई है और ये जो है सीटें थी। ठीक है, टोटल जो है सीटें दी हुई हैं, इधर पेपर 1 दिया हुआ है, इधर पेपर 2 दिया हुआ है। पेपर 1 में 25,270 सीटें थी टोटल, और पेपर 2 में जो है 12,065 थी। ठीक है, जिसमें जो है वाणिज्य के लिए कोई सीट नहीं दी गई थी और ना ही पेपर 1 में कॉमर्स के लिए, यानी कि कॉमर्स वालों के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं दी गई थी। और कॉमर्स वाले में एक केस भी किया गया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में कॉमर्स वालों को भरना चाहिए था और आवाज उठानी चाहिए थी कि आखिर इस परीक्षा में उन्हें क्यों नहीं बैठने दिया गया। जबकि आप बीएड जब कॉमर्स से करते हैं तो उसको सामाजिक विज्ञान की कैटेगरी में ही जो है गिना जाता है। तो पेपर 1 में कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी चांस मिलना चाहिए था। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वही क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से तय हैं, ये नोटिस का ही एक हिस्सा है। ठीक है, 50% जनरल के लिए और बाकी के लिए 45% है। ठीक है, तो इसका कोई फर्क जो है पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से कि नहीं पड़ेगा, ये तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र से ही नियोजन की वैधता नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहले से जब इसमें पद जो है दे दिए गए हैं तो ये नौकरी वाली परीक्षा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपको जो है सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे टीईटी का मिलता है वैसे एसटीईटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, उत्तीर्ण आवेदकों से बाद में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त कर रिक्त पदों के विरुद्ध विहित प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा। यानी कि आपको नौकरी के लिए पुनः आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक तरीके का जो है पॉलिटिकल इश्यूज है। ठीक है, पॉलिटिक्स यहाँ पे खेली जा रही है। तो आइए आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है कि जो शिफ्टें होती हैं उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स को जो है देखा जाता है, यानी तय किया जाता है। तय कैसे करते हैं, हमको और आपको तो डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास डाटा रहता है कि प्रत्येक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स बैठे थे, उनका एक एवरेज मार्क्स जो है निकाल लिया जाता है और सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत इजीली जो है निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको समझने का प्रयास किया है। आप यहाँ देख रहे हो कि सीरियल नंबर लिखा है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ठीक है, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4, कैंडिडेट 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है मार्क्स जो है ऑब्टेन किए गए हैं। सिर्फ पहली शिफ्ट के जो है कैंडिडेट 1 के द्वारा 60 है, कैंडिडेट 2 ने जो है 50, तीसरे ने 45, 65, 55 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से जो है मार्क्स इनके मिले हुए अलग अलग शिफ्ट के लोगों को। तो यहाँ पे आप शिफ्ट 1 में नंबर कम देख रहे हैं। ठीक है, नंबर कम होने का मतलब यह है कि पेपर कठिन है। ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं कि पेपर कठिन है, हो सकता है इन लोगों को ना आता हो, ये भी हो सकता हो, क्योंकि स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के माध्यम से जो भी आंकड़े निकाले जाते हैं वो अनुमान ही होता है, यानी कि जो है संभावना होती है, अनुमान होता है, उनमें हमेशा वेरिएशन पाया जाता है, विचलन पाया जाता है, एरर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक अनुमान है कि पेपर कठिन आया था इसलिए नंबर कम आए। ठीक है, फिर है शिफ्ट 2 का पेपर आसान था तो इन लोगों के नंबर देखिए ज्यादा मिले हैं। फिर शिफ्ट 3 में ना कठिन था ना आसान था, मीडियम पेपर आया था तो उनके नंबर इस हिसाब से मिले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ट जो है बना करके आपको दिखाया गया है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि इतने इतने नंबर मिले हैं तो इनमें इस चार्ट पे अगर हम सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस अगर लागू करते हैं तो क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि शिफ्ट 1 के उम्मीदवार जो है 60, 50, 45, 65 और 55 अंक प्राप्त करते हैं। शिफ्ट 2 के उम्मीदवार जो है 100, 80, 70, 90, 85 अंक प्राप्त करते हैं। शिफ्ट 3 के 90, 95, 60, 75, 80 अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का जो नियम है उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, माध्य ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर जितने होते हैं बटे उतने ही नंबर यानी संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 5 आदमी हैं तो पांचों आदमियों के नंबर जो है ऊपर जोड़ लेंगे और नीचे 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी हम करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो है औसत के आधार पे ही जो है नंबर घटाए या बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, घटाए कम ही जाते हैं, बढ़ाए ज्यादा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के स्तर के कारण अलग अलग शिफ्टों में उम्मीदवार के अंकों में भिन्नता देख सकता है। ठीक है, इसलिए पहली शिफ्ट का माध्य जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, दो 3 दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो ये जो बीच वाला शिफ्ट है ये भी एक तरीके का माध्य है, यानी ये शिफ्टों के लिए माध्य, ध्यान रखिएगा। इस शिफ्ट 2 को हम माध्य मान के यानी बीच का जो है डाटा मान करके इस पे इसके हिसाब से ही जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाएंगे। उसी तरीके से बिहार सरकार भी 9 पालियों में परीक्षा ली है और जिन पालियों की परीक्षा पर जो है उनको निकालना होगा उतनी पालियां वो लेंगे और उसके बीच की जो एक पाली होगी उसको जो है माध्य मान लेंगे। ठीक है, यानी कि डाटा के जो नंबर होंगे उनका जो औसत आएगा उसका जो अंतर होगा वो किसी एक पाली से ही जो है घटाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, पहली शिफ्ट का माध्य ज्ञात करना है तो पहली शिफ्ट का माध्य का जो है औसत क्या होगा, 55 अंक होगा। ठीक है, 55 यानी कि 60, 50, 45, 65 और 55 को आप जोड़िए और इसको कितने लोग हैं, 1, 2, 5 कैंडिडेट हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 55 अंक मिलेगा। ठीक है, और दूसरी शिफ्ट का जो है माध्य ज्ञात करेंगे जो 85 होगा, यानी कि सेकंड शिफ्ट के नंबर्स को जोड़ा जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार शिफ्ट 1 का जो माध्य आया है और शिफ्ट 2 का जो माध्य आया है उसका अंतर क्या है, 30 है। यानी कि जो 55 और 85 में से 55 घटा देंगे तो कितना अंतर आएगा, 30। ये 30 क्या है, ये आपका सामान्यीकरण अंक है,
यानी कि नॉर्मलाइजेशन से प्राप्त वो अंक है जो कि नंबर जो है बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब किस पे बढ़ाया जाएगा? जिनके नंबर कम है। ठीक है, और ये किस पाली पर जो है निकाला गया है? शिफ्ट 2 पे जो है बेस है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम पहली शिफ्ट के उम्मीदवारों के अंकों में 30 अंक जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर जो है ये 60 में 30 जुड़ेगा, 50 में 30 जुड़ेगा, 45 में जो है 30 जुड़ेगा, 65 में 30 जुड़ेगा और 55 में 30 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? पहली कैंडिडेट का 90 हो जाएगा, दूसरे का 80, सॉरी ये जो है दूसरा पड़ गया। इसमें अगर जो है 30 अंक जोड़ देते हैं तो पहले का जो है 90 हो जाएगा, फिर अगले का जो है 80 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा तीसरे का, और चौथे का हो जाएगा 95, और फिर जो है पांचवे का हो जाएगा 85। ठीक है, तो ये लगभग जो है समानांतर, यानी कि 60 का 90 हो जाएगा तो 100 और 90 के लगभग आ जाएगा, एवरेज जो है नजदीक पहुंच जाएगा। मतलब सामान्यीकरण प्रोसेस में क्या होता है कि नजदीक जो है लाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अब हम क्या करेंगे कि एक शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंक जो है बराबर कर लेंगे। ठीक है, औसत के आधार पर। फिर अब जो है तीसरी शिफ्ट के अंकों का नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो दूसरी शिफ्ट में अंकों का माध्य कितना आया है? 85। ठीक है, यानी कि शिफ्ट 2 का जो है माध्य हमने निकाला था, कितना था? 85 था। अब तीसरी शिफ्ट का निकालेंगे तो तीसरी शिफ्ट का जो माध्य है वो 80 होगा, यानी कि 90, 95, 60, 75 और 80 को जोड़ करके 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। अब 85 में से 80 घटा लेंगे, यानी कि दूसरी शिफ्ट में से तीसरी शिफ्ट का जो है माध्य घटाएंगे तो अंतर आएगा 5। ठीक है, तो 5 अंतर आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है शिफ्ट जो 3 है, ठीक है, उसमें 5 अंक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5 अंक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 अंक जोड़ने पे जो है क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने? अगर आप 5 अंक जोड़ते हैं 90 में तो 5 95 हो जाएगा, यहाँ 95 5 100 हो जाएगा, यहाँ 60 5 65 हो जाएगा, यहाँ पे 75 और 5, ये गलत लिख गया है, यहाँ पे 75 और क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, 75 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 75 और 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक, तो इस व्यक्ति का जो है नंबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए गलत जोड़ा गया है, 20 गलत जुड़ गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो 80 और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 85 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबर जो है कैलकुलेट कर लिए जाएंगे और एक औसत अंक जो है बढ़ा करके सबको देख करके सबके नंबर्स को इक्वल करने की कोशिश की जाएगी। इक्वल नहीं कर पाएंगे, इक्वल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इक्वल करने के बाद क्या होता है? इक्वल करने के बाद जो है क्या होगा, आपको आगे देखिए, इक्वल करने के बाद आपके पास इस तरीके का डाटा निकल के आ रहा है। पहली शिफ्ट में 90 हो गया। देखिए शिफ्ट 2 जो है वो बेस था, शिफ्ट 2 क्या था आपका? वो जो है बेस था। ठीक है, शिफ्ट 2 जो है आपका बेस था। ठीक, तो शिफ्ट 2 में 100 नंबर था, तो ये देखिए 90 हो गया और ये नीचे 95 हो गया, ऊपर 80 हो गया, नीचे 100 हो गया। 80 के समानांतर जो है लाने की कोशिश की गई है, यहाँ 100 के समानांतर लाने की कोशिश की गई है, यहाँ 70 पे समानांतर लाने की कोशिश की गई है, यहाँ 90 के समानांतर, और यहाँ पे कोई समानांतर है नहीं, सब एक ही बराबर हो गए। ठीक है, सबका 85 हो गया। तो क्या घाटा हुआ, क्या फायदा हुआ? अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क यहाँ पे पड़ रहा है। पूछिए क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए ऊपर शिफ्ट 1 के जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, ठीक है, उनके नंबर एक बार देख लीजिए, 60 थे, 50 थे, 45 थे, 65 थे, 55, मतलब 30 अंकों का इनको बेनिफिट मिल गया। इनको कितने अंकों का मिल गया? 30 अंक, जो कि बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर नीचे जो शिफ्ट 3 के लोग हैं इनको मात्र 5 अंक का मिला, और बीच वालों को कुछ नहीं मिला क्योंकि इनके नंबर ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं स्टैटिक्स का जो डाटा आकलन होता है, मुझे लगता है कि वो परीक्षा में नौकरी के रिजल्ट के लिए तो सही नहीं लगता है। आप जनसंख्या वगैरह के आंकड़े जो है जुटा सकते हैं या किसी प्रकार का सर्वे है उस पर तो ठीक बैठता है, लेकिन अब यहाँ पे जो है सीधे सीधे 30-30 अंक बढ़ा देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे योग्यता की बात हो रही है। यहाँ पे किस व्यक्ति ने कितनी पढ़ाई की, कितनी उसको जानकारी, उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं, लेकिन 30 अंक बहुत ज्यादा है। और वहीं नीचे के व्यक्तियों को 5-5 अंक मिलता है क्योंकि ऑलरेडी उनके पहले से नंबर ज्यादा थे। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कुछ हमारे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नए अंक मिल गए हैं, और यहाँ पर जो है लास्ट में देखिए आप तुलना भी करके देख सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पे जो है ऊपर एक ग्राफ हमने दिखा दिया है, और इसके साथ ही जो है नीचे भी जो है ग्राफ दे दिया है, ताकि आप जो है तुलना कर सकें। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जो है तुलना कर सकें, यानी कि इसमें
ये जो आपका जो है प्रोसेस है, ये प्रोसेस में जो है और इस प्रोसेस में आप जो है तुलना कर सके कि देखिए किसके किसके कितने कितने नंबर बढ़ रहे हैं, किस पाली के व्यक्ति को ज्यादा फायदा है, किसको नहीं है। तो ये सारा जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। और इसी तरीके से आपके जो है अंक जो है बढ़ाए जाएंगे, यानी आपके नहीं बढ़ाए जाएंगे, जिन पाली के जो है पेपर्स कठिन आए थे उनके अंक जो है बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है प्रोसेस था। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से नंबर जो है मिलने की संभावना है। और रही बात यहाँ तक कट ऑफ की, तो कट ऑफ अगर हम डिक्लेयर करने का कोशिश करते हैं, एक अनुमान बताते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतलब कट ऑफ जो है 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। यानी कट ऑफ का मतलब क्या है, कट ऑफ का मतलब हम तो मतलब स्पष्ट रूप से हम कहना भी नहीं चाहते हैं कि कट ऑफ यहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि जब सरकार ने इस परीक्षा के लिए पहले से न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% और 45% कैटेगरी वाइज जो है डिफाइन कर रखा है, यानी कि 75 मार्क्स और 67 मार्क्स पहले से डिफाइन है कि ये लोग क्वालिफाई माने जाएंगे अगर इतना नंबर ले आते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, और अगर नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फिर जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनमें संशोधन किया जाएगा, वो नहीं माने जाएंगे। जो इसके अनुसार जो नंबर बनेगा और औसत जो है बनेगा, उसके अनुसार ही कट ऑफ तय होगा। तो अगर इसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के हिसाब से कट ऑफ तय होता है, तब तो ये 95 से 100, यानी कि आपको 60% से ऊपर नंबर जो है लाने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। यानी कि इस परीक्षा को क्वालिफाइंग करने के लिए अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जो है नंबर बढ़ते हैं तो आपको 60% से ऊपर लाना पड़ेगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का कोई प्रभाव जो है अगर न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स पे नहीं पड़ता है, तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको 75 और 67 यानी कि 50% और 45% पे ही क्वालिफाइंग जो है घोषित कर दिया जाएगा। और अगर इसका प्रोसेस का असर पड़ता है तो फिर आपको जो है इसमें कम से कम जो है 95 टू 100 के आसपास जो है नंबर जो है लाने पड़ेंगे, तभी आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही हमारा जो है निचोड़ था, ये हम आपको बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो जल्दी हम अपने पुनः नए वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।